बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले इसके बेसिस को समझते हैं, कारण क्या समझते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों आया एग्जिस्टेंस, मतलब क्यों है ये। ठीक है, दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन सबको प्यारा लगता है, एकदम तुरंत काम हो गया, पैसे आपको मिल गए, आप सामान दे दिए, उस आदमी से आपका कोई भी लेन देन का ट्रांजेक्शन अब नहीं है फ्यूचर में, बिकॉज उसने पैसा दे दिया है। भले आपको कुछ पैसा कम मिले, बट कोई भी प्रेफर करता है कि हमको कैश ट्रांजेक्शन हो। कैश ट्रांजेक्शन होने का कारण उनको पैसा टाइम पे मिल गया और उनका बैड डेप्ट होने का जो डर है वो नहीं रहता है। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वहां पर आपके एक डर रहते हैं कि बैड डेप्ट हो जाएंगे, पैसा डूब जाएगा, और पैसा जो डूबता है उसको बचाने के लिए थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस तरह से वो आदमी जो हमसे क्रेडिट में सामान लिया है या फिर क्रेडिट लिया है उसको पेमेंट करने के लिए एक लीगल बाउंड हो जाता है कि उसको इस पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट करना ही पड़ेगा, एंड इफ ही फेल्स टू पे तो उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, बिकॉज लीगली एक एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में। दो पार्टीज यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज में होते हैं, ये इनिशियली दो पार्टीज होते हैं। इस दो पार्टीज का नाम होता है, पहला पार्टी होता है ड्रॉवर और दूसरा पार्टी होता है ड्रॉई। ये शुरुआत में यही दो पार्टी होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैश के अलावा भी आप पेमेंट कर सकते हो जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो पेमेंट अगर आप अदर देन कैश करते हो, जैसे चेक करते हो, प्रोमिसरी नोट करते हो, है ना, या बिल ऑफ एक्सचेंज करते हो, ये तीनों, बैंक ड्राफ्ट करते हो, ये कोई भी जो है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कोई भी इसको सहर्ष मीन्स खुशी खुशी हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटीज इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अदर देन कैश पेमेंट का मोड होता है जिसमें हम हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें मेरा कोई भी तरह का बाउंड, मतलब ये नहीं होता है, हेजिटेट नहीं होते हैं कि आपको ये होता है कि ये पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ही चेक होता है वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में इनिशियली दो पार्टीज होते हैं, एक होता है ड्रॉवर, आप जनरली कह सकते हो जो क्रेडिट में सामान देता है उसको ड्रॉवर कहते हैं, और पेपर पे उसको ये कहते हैं जिसने बिल बनाया, हु मेक्स बिल, जो बिल बनाया उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉवर कहेंगे। ठीक है, हु मेक्स बिल, जो बिल बनाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, ड्रॉवर कहेंगे। क्लियर है? जो बिल बनाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्रॉवर कहेंगे। और ड्रॉई कौन होता है, जिसने एक्सेप्ट किया है कि हम पेमेंट कर देंगे, वो होता है ड्रॉई, हु एक्सेप्ट बिल। जिसने एक्सेप्ट किया है कि वो पेमेंट कर देगा ऑन ड्यू डेट, वो होता है क्या, ड्रॉई। ठीक है, तो देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के लिए एसेट्स हो गया, लेकिन ड्रॉई के लिए लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड उसको बिल का पेमेंट करना होता है। ये बिल का जो पेमेंट करता है, यहां पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक तरह का बिल बना दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है, मान लीजिए सपोज दैट कि ए ने बी को गुड सेल किया है, ठीक है ना, और ये दोनों के बीच में बहुत दिन से कस्टमर एंड सेलर का रिलेशन है। बी एक दिन रिक्वेस्ट करता है कि हमको सामान क्रेडिट में चाहिए, हम इसका पेमेंट आपको फिलहाल अभी नहीं कर पाएंगे, तत्काल हम इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इमीडिएट हम आपको इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को 2 या 3 महीना का टाइम दीजिए। 2 या 3, सेलर एकदम परफेक्ट आदमी था, वो बोला बताइए 2 या 3, 2000 का या 3000 का, आप मेरे को पक्का पक्का बोलिए।
5,000 का सामान चाहिए तो 5,000 बोलिए, 10,000 का सामान चाहिए तो 10,000 का सामान बोलिए। ये घुमा फिरा कर 8-10 हजार का सामान, 3-4 महीना में पेमेंट, ये जो वर्ड है ये मेरे पास नहीं करिए, ठीक है। हम इसका बिल बनवाएंगे क्योंकि हमारे पास ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कंडीशन है। अगर आप सामान खरीदते हो तो हम आपको एक बिल पे साइन करवाएंगे और आप टाइम बताइए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने टाइम बाद आप पेमेंट कर दोगे। बायर बोला बाबा ये तो परफेक्ट है भाई, एकदम सही है। हम पेमेंट करने के लिए 2 महीना का टाइम ले लेते हैं या 3 महीना का टाइम ले लेते हैं। तो यहां पर वो 3 महीना का टाइम ले लिया, किसने टाइम ले लिया? बायर ने, तो ड्रॉई ने। तो वो 3 महीना का टाइम ले लिया कि हमको 3 महीना बाद हमको इसका पेमेंट करना होगा। तो ड्रॉवर क्या करेगा? बिल को बनाएगा, बिल को उसके नाम पे बनाएगा कि हमको अमाउंट ऑफ रुपीस, अमाउंटिंग ऑफ रुपीस ऐसा करके कुछ लिखेगा, अमाउंटेड ऑफ रुपीस 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बी ऑन और बिफोर, ये डेट रहेगा, ठीक है। ये डेट रहेगा ऑन और बिफोर, इस डेट के पहले आप अमाउंट रिसिप्ट करोगे। और किससे रिसिप्ट करोगे? बी से रिसिप्ट करोगे, जिसके लिए यहां पे एक डेट रहेगा जिस दिन बिल बनाया गया है, और यहां पे एक साइन रहेगा जिससे ड्रॉई ने साइन कर दिया। मतलब इस तरह का एक स्पेसमेन बोलकर आप समझ जाइए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट वो साइन करवा के रख लेगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, साइन करवा के रख लिया। और जानिए लिखित, लिखा हुआ एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है, और इसके लिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंस हो गया कि ये 5,000 रुपया का माल खरीदा था क्रेडिट में। किसने खरीदा था? ड्रॉई ने खरीदा था, ड्रॉवर ने बेचा था। अब 3 महीना के बाद वो लीगली बाउंड है कि उसका पेमेंट वो करेगा। और ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये दो के बीच में का रिलेशन। लेकिन ड्रॉवर भी एक इंसान है, वो भी किसी से क्रेडिट में सामान खरीदता है, उसको भी इमीडिएट पैसा का जरूरत होता है। और उसके पास अगर पैसे नहीं है, उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो बिल को बाजार में जाकर, अपने बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग करा सकता है। डिस्काउंटिंग करने का मतलब खुदरा करवा सकता है। 5,000 का बिल था, 100 रुपया बैंक को दे देता है और 4,900 ले सकता है बिफोर द मैच्योरिटी डेट। वो चाहे तो किसी को एंडोर्स कर सकता है अपने क्रेडिट को सेटलमेंट करने के लिए, वो चाहे तो बिल को किसी को बिल बैंक को सेंड कर सकता है कलेक्शन के लिए, और वो चाहे तो बिल को अपने पास ही रख सकता है तब तक जब तक इसका मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये ड्रॉवर जो है ना, वो बिल के साथ 4 तरह का ट्रीटमेंट कर सकता है। कैसे कैसे ट्रीट कर सकता है वो बिल को? द ड्रॉवर और द होल्डर ऑफ द बिल, बिल के साथ 4 तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला नंबर, ही मे कीप द बिल, he may kept the bill till the date of maturity वो क्या कर सकता है? पहला, मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रख सकता है। अगर उसको पैसा का जरूरत नहीं है तो बिफोर मैच्योरिटी डेट वो शांति से बिल को अपने पास रखेगा, अपने कोई पैसे को नुकसान न करेगा, और वो क्या करेगा? बिल को अपने पास 3 महीना के लिए रखेगा, और ये मानकर कि जब मैच्योरिटी डेट होगा तो हम बी को प्रेजेंट करेंगे और बी हमारा पेमेंट कर देगा। केस नंबर 1, ये सब केसेस है। दूसरा नंबर, इन केस ऑफ इमीडिएट नीड ऑफ कैश, जब उसको इमीडिएट नीड ऑफ कैश आएगा, इन केस ऑफ इमीडिएट नीड ऑफ कैश, इन केस ऑफ इमीडिएट immediate need of cash, he may discount the bill,
he may discount the bill with his banker, with his बैंकर। जब उसको बहुत ही जरूरी पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, तो वो बिल को क्या कर सकता है, अपने बैंकर के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि इसको डिस्काउंटिंग कर दीजिए। बैंक उससे कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा, कुछ परसेंटेज डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा और उसका पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। याद रखिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, उसके हाथ में नहीं देगा। क्या कर देगा? उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और ये उसका ही बैंकर करेगा, ये किसी दूसरे के बैंकर को जाकर डिस्काउंटिंग नहीं करा सकता। तो समझ में आया क्या बात बोले हम? पहला नंबर, वो बिल को अपने पास रख सकता है। दूसरा नंबर, वो बिल को इमीडिएट नीड ऑफ कैश की जरूरत पर उसको वो डिस्काउंटिंग करा सकता है। एंड तीसरा नंबर, ही में सेंड द बिल, ही में, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये तीसरा नंबर, ही में सेंड द बिल to his banker for collection। वो सारा टेंशन खुद नहीं रख के अपने बैंकर को ये टेंशन दे देता है कि भाई जब जब जिसका जिसका ड्यू डेट आएगा तब तब आप काम करिए, बिल को कलेक्ट कर लीजिए और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर लीजिए। दिस इज द थर्ड केस। इसको कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उसको टेंशन नहीं रखना है, उसको तमाम बिल मिलते हैं, बहुत सारे बिल मिलते हैं, वो सारे बिल को अपने बैंकर के पास भेज देता है। बैंक उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस काटता है एनुअली, और उसको वो बिल का पेमेंट जब जब जो ड्यू डेट आता है बैंक कलेक्ट करता है और अपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे चेक का कलेक्ट करता है और क्रेडिट कर देता है। ठीक है। एंड द फोर्थ केस इज ही में सेंड द बिल, केस नंबर 4, he may endorse the bill to any of his creditor for discharge of his liability। तो आप समझ रहे हो यहां पर बिल, द मेकर ऑफ द बिल कैन ट्रीट द बिल इन 4 ways। नॉट ओनली द मेकर, द होल्डर ऑफ द बिल कैन ट्रीट द बिल इन 4 ways। जिसके पास बिल है वो बिल को 4 तरह से ट्रीट कर सकता है। केस नंबर 1, he can keep the bill till the date of maturity and presented the same to the drawee on the date of maturity for payment। Number 1। Number 2, in case of immediate need of cash, he may discounted the bill with his banker against some discounting charges। Number 3, he may send the bill for collections। And number 4, he can endorse the bill to his any of his creditors in settlement of the discharge of his liabilities। समझ आया? ये 4 ही तरीका होता है, वो बिल के साथ अपना ट्रीटमेंट कर सकता है, और ये 4 तरीकों को ही लेकर हम लोग अपने जर्नल एंट्रीज का शुरुआत करेंगे। अब हम लोग को एक बात और फिर से पीछे जाना होगा। मैंने सबसे पहले बोला था देयर आर 2 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बोला था, बट ये रॉन्ग है। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज ये मैं अभी बता रहा हूं 3 पार्टीज इसलिए है क्योंकि हमने एक चीज बोला कि वो बिल को डिस्काउंटिंग करा सकता है, वो बिल को एंडोर्स कर सकता है। जब बताइए बिल को वो एंडोर्स करेगा तो कोई बिल को लेके रखेगा, करेगा क्या? वो भी तो पेमेंट अल्टीमेटली उस बिल का पाएगा। तो जो होल्डर है बिल का उसको ही पेमेंट मिलेगा, जो फाइनल अल्टीमेट होल्डर है उसको ही पेमेंट मिलेगा, और वो अपने बैंकर के पास जाएगा और बिल को डिस्काउंटिंग कराएगा, या फिर बिल का मैच्योरिटी डेट तक वेट करेगा और बी के पास जाएगा और पैसा पाएगा, या फिर वो भी हो सकता है किसी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है। इस तरह से ये धर पकड़ का प्रतियोगिता चलते रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज में।
वो किसी को एंडोर्स कर सकता है, वो आइदर डिस्काउंट कर सकता है, आइदर वो बिल को अपने पास रख सकता है या बिल को कलेक्शन के लिए भेज सकता है। हर केस में बिल का अमाउंट पे आने वाला आदमी अलग अलग होता है, इसलिए एक तीसरा पार्टी यहां पे जनरेट होता है एंड दैट पर्सन इज नोन एज पेई। कौन होता है ये? पेई। पेई इज द पर्सन हु गेट्स द अमाउंट ऑफ द बिल। Pay is the person who collect the amount of the bill। ये केस में अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है जिसने बिल बनाया पैसा उसी को मिले, जरूरी नहीं है बिल जिसने बनाया पैसा उसी को मिले। बिल जिसके पास है, ठीक है ना, वही उस जिन का मालिक है और उस जिन से पैसा वही ले सकता है और उसी को हम लोग पेई कहते हैं। अगर ड्रॉवर बिल को एंडोर्स कर देगा अपने किसी क्रेडिटर को तो पेई कौन हो जाएगा? उसका क्रेडिटर। अगर ड्रॉवर बिल को डिस्काउंटिंग कर लेगा अपने बैंकर को तो इस केस में पेई कौन हो जाएगा? उसका बैंकर। समझ में आया? तो पेई इज द पर्सन हु गेट्स द अमाउंट ऑफ द बिल, हु रिसीव्स द अमाउंट ऑफ द बिल, हु गेट्स द अमाउंट ऑफ बिल। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस चैप्टर्स में सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों इंट्रोड्यूस होता है अकाउंटेंसी में? जवाब है ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज हैं? जवाब है 3 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर एंड द होल्डर ऑफ द बिल कितने तरह से बिल को ट्रीट कर सकते हैं? जवाब है 4 तरह से। पहला ट्रीटमेंट कर सकता है वो बिल को अपने पास रख सकता है, दूसरा ट्रीटमेंट वो बिल को डिस्काउंटिंग करा सकता है, तीसरा ट्रीटमेंट वो बिल को एंडोर्स करा सकता है एंड चौथा ट्रीटमेंट वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज सकता है। ठीक है? हु इज द ड्रॉवर? द मेकर ऑफ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। हु इज ड्रॉई? द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉई। एंड हु इज पेई? द पर्सन, द अल्टीमेट पर्सन हु गेट्स द अमाउंट ऑफ द बिल इज कॉल्ड पेई। समझ आया? तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्ट 1। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रीटमेंट, ये सब चीज। इसके अकाउंटिंग टर्म्स के लिए हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।